नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों पर बातचीत करने के लिए अपने साथ मेरे हमारे प्यारे काबिल दोस्त और हमारे फैकल्टी हेड अभिषेक सर हैं, जो हमसे बात करेंगे इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों पर, जिसमें कि अभी हमारे देश में मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत आए हैं। तो भारत और मंगोलिया के रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं। दूसरी बात कि जो गाज़ा पीस प्लान है और शर्म अल शेख में जो उसके लिए समिट हुआ राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन, वो कहाँ तक गाज़ा की शांति को हकीकत में, अमन को वास्तविकता में बदल पाएगा। और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जी हाँ, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जिसके लिए इस साल का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया। और एक अपने देश की सिस्टमिक फेल्योर, व्यवस्थागत विफलता का बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण एक दृष्टांत देखने को मिला हरियाणा में, जहां सबसे पहले एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या की और जिस तरीके के आरोप लगाए, और उसके बाद उनके मामलों की जांच करने के लिए जो एएसआई थे, वो भी एक पुलिस के अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। फिर उन्होंने जो आरोप लगाए, दरअसल ये हमारे व्यवस्था के अंदर से तंत्र के खोखले हो जाने, या कहीं न कहीं उसके उस विभत्स रूप की ओर इशारा करता है, जिसका मवाद, जिसकी जड़ें, जिसका विष बहुत नीचे गहरे तक फैला हुआ है। इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले अभिषेक, मंगोलिया हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं जी रहता सर, है, जी सर। लेकिन फिर भी हमसे बहुत दूरी पर नहीं है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण देश है। खास तौर से जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, या हम अपने अ, एशियन काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं, तो मंगोलिया हमारे लिए क्यों जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। और उनके राष्ट्रपति भारत आए हैं, जी सर। तो भारत और मंगोलिया के रिश्ते के बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू सर। मंगोलिया के राष्ट्रपति जो भारत के दौरे पर आए सर, ये उस समय आए हैं जब इंडिया और मंगोलिया अपने बायलैटरल रिलेशंस के 70 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक कह और रहे हैं। 10th ईयर है हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशन का। हम्म, तो अगर आप मंगोलिया की लोकेशन देखेंगे सर, तो हमारे और मंगोलिया के बीच में बॉर्डर नहीं लगता, नहीं लगता। लेकिन मंगोलिया का बॉर्डर चाइना से लगता है बिल्कुल और रशिया से लगता है। लगता है। तो मंगोलिया ऑटोमेटिकली हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। हम्म। दूसरा, और मंगोल मंगोलिया के रिश्ते चाइना से बहुत अच्छे नहीं अच्छे नहीं है, हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हमारे बहुत लिए महत्वपूर्ण हो जाता तो है। महत्वपूर्ण होगा ही होगा। दूसरा, मंगोलिया का रेयर अर्थ मिनरल, अगर चाइना में रेयर अर्थ मिनरल है तो मंगोलिया में भी है। और आजकल तो रेयर अर्थ मिनरल की बड़ी पूछ पूरी है। की पूरी इस समय तो रेयर अर्थ मिनरल जो है सबसे ताकतवर चीज हो गई है। आजकल वो सेमीकंडक्टर के लिए माइक्रोचिप का जो आ, है मटेरियल, हर चीज और में तो, रेयर अर्थ। आपके बैटरी में, हाँ, आपके मिसाइल में, हाँ, गाड़ियों में, मोबाइल में, हर हाँ, जगह तो यूज हो रहा है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली रेयर अर्थ मिनरल जो है वो यूज बहुत में है। महत्वपूर्ण हो गया तो है। इस वजह से मंगोलिया के राष्ट्रपति का विजिट जो है वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के रेफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, और प्लस हमने लगभग 10 एमओयू साइन किए हैं सर, जिसमें डिजिटल, हम्म, ह्यूमैनिटेरियन एड, बिल्कुल ठीक बात। मंगोलिया का जो रेयर अर्थ मिनरल है उसका भारत किस तरीके से यूज करेगा, और मंगोलिया में जो हेरिटेज है उसको इंडिया रिस्टोर करना चाहता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपना ओपनिंग रिमार्क दिया, तो उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच में भले ही सीमाएं नहीं लगती, लेकिन इन दोनों देशों की आत्माएं मिली हुई हैं। दैट इज बुद्धिज्म। बिल्कुल ठीक कहते हैं, और कि मोदी जी बौद्ध का बोलने धर्म, में तो कोई सानी हाँ नहीं कोई है। ज्यादा है नहीं, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को तुरंत यूज किया। हाँ, और इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी, हम्म, जिसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मंगोलिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा का, और दूसरा मंगोलिया में एक मॉनेस्ट्री है गंदन, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन की बात की गई है। प्लस भगवान बुद्ध के दो बड़े इंपॉर्टेंट शिष्य रहे, सारीपुत्र और मोदगल्लायन, हाँ, 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 इन दोनों के अवशेष जो है वो मंगोलिया जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी बात बुद्धिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। है। और प्लस अपना इकोनॉमिकल और स्ट्रैटेजिकल तो तो वही है है। ही। ऑयल रिफाइनरी हमने वहाँ डेवलप करना शुरू किया। हमने $1.7 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मंगोलिया को दिया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑयल रिफाइनरी।
प्लस हम उनके साथ मिल करके रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति की, मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ठीक कह रहे हैं। दूसरा आप ये बताएं, जो शर्म अल शेख में गाजा की अमन और जी शांति सर, को लेकर के ट्रंप की अध्यक्षता में तमाम देशों हाँ के अभी हुआ राष्ट्राध्यक्ष था मिले, मीटिंग। आपको क्या लगता है कि वो ज़मीनी हकीकत में अमन व अमान कितना हद तक कायम हो पाएगा, जी या हमास या इज़राइल इस समझौते से पीछे हट जाएंगे, हाँ, या हम सब लोग दुआ करें कि फ़िलिस्तीन में शांति हो और लोगों को इस तरीके की जो दुख तकलीफ दुश्वारियां पिछले कुछ वर्षों से सही कह देखनी रहे पड़ रही हैं हैं, वो दूर हों। वो दूर हो, हाँ। बिल्कुल, और क्या। तो जाहिर सी बात है सर, ये स्टेप तो अच्छा है, लेकिन इसके सक्सेसफुल होने की गारंटी बहुत कम है, क्योंकि हमास ने टोटली मना कर दिया है कि हम वेपन सरेंडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और ऑलरेडी इस समिट के बाद भी देखिए वहां पर किस तरीके से वेपन्स, बमबारी हो रही है। हाँ, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने खुद ही कहा है कि अगर हमास सरेंडर नहीं करता है वेपन तो इजराइल को फ्री हैंड हम दे देंगे। तो ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो ह्यूमैनिटेरियन एड्स पर या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर तो अच्छा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, देखिए ये 7 अक्टूबर 2023 से जी जी, जो घटनाएं शुरू हाँ, हुई और उसके बाद हमास ने जो किया वो गलत था, फिर इजराइल ने जो किया वो हाँ, और भी ज्यादा वो गलत हो गया। जेनोसाइड पूरा हाँ। 70,000। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि फिलिस्तीन के अंदर से हमास के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठ रही कि भाई तुम्हारी वजह से हम लोग क्यों भुगत रहे हैं। यही तो सर रेडिकलाइजेशन है ना, जो दुनिया बटी हुई है ना आतंकवाद के मुद्दे पर। वर्ल्ड इज डिवाइडेड, हर आदमी सेलेक्टिव अप्रोच ले लेता है। कोई कहेगा क्योंकि तालिबान, उसकी कीमत तो निर्दोष लोग जाहिर सी चुका बात है निर्दोष लोग चुकाते हैं। मासूम फिलिस्तीनी बच्चे, बिल्कुल, औरतें, वहां के हाँ, लोग। पहलगाम हमला हुआ, निर्दोष ही तो मारे गए। लेकिन अमेरिका कहेगा कि गुड टेररिज्म है, बैड टेररिज्म है। अब ये तो मेरी समझ में नहीं आता, टेररिज्म तो टेररिज्म टेररिज्म होता है, है, कोलेस्ट्रॉल तो है नहीं है? कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो हम पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए हमास का नेचर है क्या, वेदर हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो सही बात। कई मुस्लिम संगठन, कई इस्लामिक कंट्रीज, ईरान देख लीजिए हमास को खुल के सपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत जो है वहां रह रहे निर्दोष लोग चुका रहे। 70,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। बताइए। और जो गाजा का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो वाइड तो स्केल पर, अनप्रेसिडेंटेड है सर अब वो क्या कभी दोबारा रीस्टैब्लिश हो सकता है? मतलब अब जो लोग मर गए, हलाक हो गए, जो जमींदोज हो गई जमीनें, इमारतें, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो कभी वापस कभी नहीं आ आएगा। सकता। और जो लोग चलिए हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया, दैट इज मटेरियलिस्टिक। जो जाने लेकिन चली हम गई, लोग जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं ना तो उसमें होता है टेंजिबल लॉस, एक हाँ, होता है इनटेंजिबल लॉस। इंटेंजिबल लॉस। तो टेंजिबल लॉस तो फिर आप जो है पोल खड़ा कर हाँ, देंगे, इमारत स्कूल बना दिया, देंगे, बिल्डिंग बना दी, लेकिन जो लोग चले गए, जो वहाँ की हेरिटेज है, जो कल्चर है, जो बताइए, वो तो खत्म हो गया ना। वो 70,000 लोग वापस नहीं आ नहीं आ सकते। सकते। ऐसे ही हमास ने जो इजराइल पे हमला किया था, आप उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उसमें भी जो पहले इजरायली मारे गए और जो हमास के पास होस्टेजेस थे, उसमें जो इजरायली मर गए, उसको हमास वापस नहीं ला सकता। नहीं ला सकता। तो इसलिए अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है अच्छा है, बट मुझे तो लगता है सर इसमें इम्प्लीमेंटेशन के इसके चांसेस बहुत कम है। हम लोग हमें दुआ बहुत करें, जल्दी प्रार्थना करें कि बहुत जल्दी हमें सुनने को मिलेगा फिर जंग शुरू हो लेट गई। गुडविल प्रिवेल, हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सद्बुद्धि आए और सब चीजें हम सुधरें। तो यही चाहेंगे कि मानव होने के नाते जो है मानवता के लिए चीजें हों, बट चांसेस, क्योंकि सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है ना, कोई दिल से नहीं चाहता ये इम्प्लीमेंट हो। ये तो ट्रम्प का नोबेल प्राइज वाला सपना था। फिर ट्रम्प को ये भी लग रहा है कि जब वहाँ गाजा में अगर ये हो जाता है तो वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन, इसका काम होगा तो अमेरिकन कंपनीज को लगेंगी, उसमें करोड़ों अमेरिका लोन देगा। हाँ, तो वो उसको फिर अपना बिजनेस, यहाँ ट्रम्प द बिजनेसमैन बस काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, ट्रम्प द प्रेसिडेंट नहीं। इसलिए इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या चल रहा है आजकल, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं तो भगवान शिव के तांडव नृत्य से शुरू करूंगा। क्या बात है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावे स्थले। बस क्योंकि भगवान शिव का जो तांडव नृत्य है उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। ये अलग बात है कि उसको जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में तो हम लोग कहते हैं कि जोसेफ शुम्पीटर वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द वर्ड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, और कार्ल मार्क्स ने भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पे बात की थी।
लेकिन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि एक चीज क्रिएट हो रही है तो उसी साइमल्टेनियसली उसी की वजह से दूसरी चीज डिस्ट्रक्ट हो रही है। मुझे याद आता है अल्फ्रेड टेनिसन की एक पंक्तियां हैं कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, हाँ, बस कि नई चीजें आती जाती हैं, पुरानी चीजें उस जगह से वापस हटती हटती जाती जाती हैं। तो आप भगवान शिव को देखें, जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए वो पुरानी चीजों को नष्ट करते हैं। हैं। एक कॉस्मिक फेनोमेना है, पुरानी चीज को तो जाना ही जाना है। तो पुरानी चीज जाती है और नई चीजों का निर्माण होता रहता है। इकोनॉमी भी ऐसे ही है सर। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग इन्वेंट नहीं करेंगे तो आप मार्केट से ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे आप। तो इसीलिए जो नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में, उसमें जो थ्योरी है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, वो ये कहती है कि इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए मार्केट में कंपनीज को नए नए आइडियाज, नए नए इन्वेंशन करने होते हैं। तो जब नई चीज आती है तो पुरानी चीज चली जाती है। जैसे बैलगाड़ी चली गई, बुलेट ट्रेन आ गई। नोकिया का वो फ्लिप वाला फोन चला गया, आईफोन आ गया, स्मार्ट आ गया, आईफोन आ गया। तो अगर कंपनीज इन्वेंट नहीं करेंगी तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगी। पुरानी चीज के जाने से कुछ लोगों को जॉबलेस होती है, नौकरियां खत्म होती हैं, लेकिन नई चीज के आने से नए नौकरियों के अवसर भी पैदा बनते हैं। आप याद करिए, कोविड से पहले कोई ऑनलाइन नहीं था, ऑनलाइन आ गया तो ऑनलाइन ने रिप्लेस कर लिया अगर पुरानी चीज को, तो ऑनलाइन से कई लोगों को जॉब भी तो मिली है। कंटेंट क्रिएटर, ग्राफिक डिजाइनर, तो ऑनलाइन कैसे चलेगा। स्मार्ट पैनल बोर्ड लग गए, सबके यहाँ आईटी टीम आ गई। तो आईटी टीम बनने से पहले क्या होता था, आप भी सब आपने ही पढ़ाया, ओल्ड कल्चर के बोर्ड पर पढ़ने वाले लोग थे। याद है आपको सर, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड होता था, टीचर चौक से पढ़ाते थे। देखिए चौक अब तो सुनने को ही नहीं मिलता है, चौक है। फिर वो चला गया, व्हाइट बोर्ड आया, अब स्मार्ट आया, कल को एआई आएगा। तो एआई भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। क्रिएट कर रहा है अपने आप को कोई चीज डिस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक कह रहे हैं। यही चीज है। मार्क्स ने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यूज किया था कैपिटलिज्म के लिए, कि पूंजीवाद जो है वो शोषण करने के नए नए तरीके ढूंढ ही लेता है। चाहे वो जमींदारी प्रथा में रहा हो और चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद रहा हो। तो उन्होंने भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात की थी। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए अब की बार का नोबेल इकोनॉमी में प्राइज मिला है। इसी को कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो अब हरियाणा में एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हाँ सर। जिसमें पहले तो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनका जातिगत आधार पर उत्पीड़न हुआ, उनको दबाया गया, वो मानसिक दबाव तनाव के कारण। अच्छे रैंक में थे, हाँ आईपीएस ऑफिसर थे, लेकिन अच्छे रैंक में थे। डीआईजी थे शायद। नहीं सर, हाँ मतलब उससे ऊपर ही थे शायद। बहरहाल बात रैंक 20 साल की नौकरी हो गई थी। हाँ, मतलब रैंक की बात नहीं है, ये व्यवस्था की बात है कि उन्होंने जो आधार बताए, जातिगत आधार पर उत्पीड़न हुआ, वरिष्ठों के द्वारा उनको तरह तरह के दबाव का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन उसके बाद जो उनके जांच अधिकारी थे, उस टीम में जो शामिल थे, उसमें लाठर साहब जो एएसआई थे, उन्होंने दूसरा आरोप लगाया और उसमें उन्हीं आईपीएस अधिकारी के ऊपर कुछ तरह के आरोप लगाए और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। ये क्या मामला था? अब ये तो जो है अभी तो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, अब आगे चीजें पता चलेंगी। बट आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जो है ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ ठीक नहीं चलता और करप्शन वगैरह तो कितना है। अभी कल ही देखिए सर, चंडीगढ़ में डीआईजी के घर छापा पड़ा, वहाँ तो अंबार निकल आया पैसे का। 5 करोड़ कैश में मिला। बताइए, इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन। तो जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी में भी है, चाहे वो आईएएस लॉबी हो, चाहे आईपीएस लॉबी हो। लेकिन ये हम सारी जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, गवर्नेंस का जो हमारा मॉडल है, जो हमारा, उसमें ये सोचना पड़ेगा हमारे राजनेताओं को, हमारे प्रशासकों को, कि जो ये सड़ांध पैदा हो गई है, ये भ्रष्ट तंत्र अंदर से सड़ गल चुका है, जर्जर हो चुका है, इसको कैसे सही किया जाए। और इसके लिए पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और
बैठ करके इसका बहुत गंभीर और एक चिंतन विल करना पावर भी चाहिए कि हम चाहिए। खाली कह देने से कि जीरो देखिए, टॉलरेंस। ये एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो सामने आ गई। ऐसा भारत का कोई राज्य नहीं जहां इस हाँ, तरीके की सही चीजें बात है। नहीं हो रही हाँ, होंगी, सही। बस वो जब तक एक पर्दे के पीछे पर्दे के छिपी पीछे हैं। है तो छुपा हुआ हाँ, है। तो वही कह सकते हैं, गालिब का शेर है कि क्या खूब पर्दा है, हाँ। चिलमन से सटे बैठे हैं, साफ छिपते भी नहीं है, सामने आते आते भी भी नहीं। नहीं है। हाँ, लेकिन बस जो इन्होंने आरोप लगाए हैं हम्म, अपने सीनियर्स पर हम्म, कास्ट को लेकर, अब तो राजनीति भी बहुत शुरू हो गई। राहुल गांधी भी गए थे, मिल के आए। ये भी सर क्या ब्यूरोक्रेसी में होता होगा, मतलब कास्ट बेस्ड मेरा ये मानना है आज के कि टाइम में? आप इसको स्वीकार करें या न स्वीकार करें, सच्चाई ये है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन के नाम हाँ, पर डिवाइडेड है, बटी हुई है और कमिटेड है खास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए। हाँ, कुछ नौकरशाह किसी के लिए, कुछ हाँ, नौकरशाह सही किसी के सही। लिए। और हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी और इम्पर्सनैलिटी, वेबेरियन आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, वो सिर्फ कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें बस हैं, बातों बस का क्या। बातों का किया। और इसके पीछे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत काम करता होगा सर। निश्चित रूप से। ये जो कास्टिज्म और है। जब हमारे देश में तो सबसे एलिट सर्विस में आईएएस आईपीएस आईएएस वाले आईपीएस जाते जाती हैं, अगर है उनका ये हाल है तो आप बाकी तो सर्विसेज का लोअर सोच क्लास सकते का हैं। आप देखिए। लेकिन सर ये जो कास्टिज्म है ब्यूरोक्रेसी में, इसको अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तो पॉलिटिकल लॉबी ही करती है ना। वही तो पिक एंड चूज करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में खासतौर से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, उनको इतने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, जुडिशियल प्रोटेक्शन है कि अगर आप सही हैं जी जी। और आपकी रीढ़ मजबूत है और आप स्पाइनलेस नहीं हैं, तो आप अपने पॉलिटिकल बॉसेस को जो गलत है उसके लिए कह सकते हैं, आई एम सॉरी सर, ये नहीं हो सकता। तो आपका ट्रांसफर करने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, सही बात है। इतने प्रोटेक्शन दिए गए हैं। इतने प्रोटेक्शन हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में हमारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, ये अपने प्रमोशन, अपने सही। पॉलिटिकल बॉसेस को प्लीज करने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, दरअसल व्हेन दे आर आस्क्ड टू बेंड दे स्टार्ट क्रॉलिंग। सही कह रहे हैं, रेंगने लग जाते हैं। हाँ, असलियत ये है। तो और इसीलिए उनका बाकी वो एक्सप्लॉयटेशन आम शुरू होता आदमी है। के सामने और दुनिया के सामने बहुत हाँ, अपराइट बहुत और एथिकल, बहुत एथिकल और बहुत स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन एक जरा सा पॉलिटिकल मास्टर, हैवी वेट उनके सामने बस पड़ता है, विधायक आ जाए, तो देखिए सामने उसके जो है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते आम हैं। जनता के लिए। तो फिर भैया बहुत असलियत बड़ा ये है, उसको वो माने ना माने, सही असलियत कह ये रहे है। हैं। और यही रीजन भी है। और लेकिन सर जिस तरीके से इस पर राजनीति हुई, एक तो उन्होंने सुसाइड किया, यही गलत नहीं था। तो गलत है। देखिए, सुसाइड तो कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं। अगर आपका जो उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत आधार पर उसके लिए आप उत्पीड़न अदालत हो जा रहा था, सकते थे। नहीं, आपको बिल्कुल मीडिया में सामने आना चाहिए सही। था, अदालत में जाना सही। चाहिए था, वरिष्ठ नौकरशाहों से लेकर बड़े राजनेताओं तक बात करनी चाहिए थी। और वो भी वेल कनेक्टेड थे। उनकी पत्नी आईएएस अधिकारी हैं और उनका जो अब तक प्रोफाइल सामने आया है, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। तो वो नहीं थे। हाँ। तो इसीलिए ये बात भी मैं सर थोड़ा सा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि ही वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द नेम ऑफ ये कैसे हो सकता है? और अगर हो सकता है, अगर इस पद पर और इस तरीके के रसूख, इस तरीके की ओहदे, इस तरीके के पहुंच पर बैठे व्यक्ति के साथ ही हो सकता है, आम जनता की तो रक्षा फिर कैसे होगी? हम सब लोग को सोचना पड़ेगा। फिर भी आत्महत्या कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई समस्या का सल्यूशन नहीं है। वो चाहे किसी के लिए कोई भी हो। लेकिन सर एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमें भारत से जाति व्यवस्था हटानी है। दूसरी तरफ आप देखिए, यही नेता लोग, यही राहुल गांधी लोग फिर से राजनीति पे आ गए, कास्ट की। कास्ट सेंसस करेंगे। यही इंदिरा गांधी कहा करती थी कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर। और अब राहुल गांधी फिर से बैक टू कास्टिज्म। तो ये तो कास्टिज्म बढ़ा रहा है ना। प्रॉब्लम क्या है, जो एंटी कास्ट मूवमेंट के सपोर्टर हैं, वो भी दरअसल कास्ट को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बस फर्क इतना है ये सही कि वो पहले अपने आप को एक ऑप्रेस्ड, सप्रेस्ड क्लास में बता करके, और अब वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। और अब तो देखिए कैसे अभी बिहार के इलेक्शन में देखिए कैसे, मतलब एक तरीके से लालच कह लीजिए फेंका जा रहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वगैरह सब बढ़ा देंगे। तो ये तो ऑटोमेटिकली आप प्रोवोक कर रहे हैं राजनीति को कास्ट के नाम पर। इसलिए जाति व्यवस्था वैदिक काल में क्या थी और किस तरह से थी और किसका लाभ था और क्या, पता नहीं। पिछले 200 साल में, 100 साल में तो मैंने देखा कि जाति व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है। और इससे हमारे देश को, हमारे समाज को केवल नुकसान हुआ है। और वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित हो, पिछड़े हो, महापिछड़े हो, अगड़े हो, हम लोग को जातिगत राजनीति, जातिगत सामाजिक व्यवस्था से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप।
सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद हुआ जो हरियाणा में हुआ। हाँ, एक और आईपीएस मेरा ने ये मारा, मानना है कि जाति कोई भी पिछड़ी कोई नहीं होती। हाँ, जाति कैसे पिछड़ी हो सकती है? हाँ, उसमें रहने वाला उस समुदाय का कोई सदस्य अगड़ा पिछड़ा पिछड़ा हो गरीब सकता अमीर है। हो सकता है। हाँ सही, हाँ, जाति कैसे पिछड़ी हो सकती उसको है? हर हमें जाति आगे का लाना चाहिए। अपना गौरव है, हर अपनी हाँ सही परंपरा है, सही अपनी सही, विरासत है। सही कह रहे हैं। हाँ, कैसे हम कह देंगे कि बिल्कुल। जाति पिछड़ी है या कोई अगड़ी जाति है? वो ऋषि अपना अगर वाल्मीकि से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो हाँ, सकता और है अगर सर? कोई जाति अपने को अगड़ी कहती है, हाँ, तो इसका मतलब उसका भी ये भ्रम है, धोखा भ्रम है है। कि वो आगे है। हाँ, सही बात है। आप ऋषि वाल्मीकि को देखिए कि हाँ, पूजे जाते हैं ऋषि बिल्कुल, बिल्कुल वाल्मीकि। पूजनीय है वो, आदरणीय है, संत हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।